गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लासेस फॉर ऑल। दोस्तों आज हम लोग एल सिफ लैडर और स्विच केस स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। दोस्तों जब आपने एक कंडीशन टेस्ट किया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। अदरवाइज अगली कंडीशन यदि ट्रू है तो उससे एसोसिएटेड दूसरा कोई स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करना है। अदरवाइज कोई तीसरी कंडीशन ट्रू है तो उससे एसोसिएटेड कोई तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। अदरवाइज चौथी कंडीशन यदि ट्रू है तो चौथा स्टेटमेंट कोई है वो एग्जीक्यूट करना है। और यदि मीन्स एज ए टॉप टू डाउन हम लोग कंडीशंस देते गए हैं कि ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। अदरवाइज अदरवाइज का मतलब क्या है कि आगे तभी बढ़ेगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो कंडीशन फॉल्स है तो आगे बढ़ेगा। फिर कंडीशन चेक किया, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो। तो टॉप टू डाउन लिस्ट ऑफ कंडीशंस रहेंगे और जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू होगी उससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी की रेस्ट चीज़ें, बाकी की कंडीशंस बाईपास कर दी जाएंगी। और इनमें से कोई सा भी यदि कंडीशन ट्रू ना हो तो एक डिफ़ॉल्ट हम लोग बना के रखते हैं, लास्ट एल्स में जो रखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे आपने देख रहे हैं कि मल्टी वे ब्रांचिंग कर रहे हैं। अ सेट ऑफ पाथ में से कोई एक पाथ सेलेक्ट कर रहे हैं। ये कंडीशन ट्रू है तो ये करो, अदरवाइज ये ट्रू है तो ये करो, अदरवाइज ये ट्रू है तो ये करो, कोई नहीं ट्रू है तो ये करो। आपने यू हैव प्रोवाइडेड अ नंबर ऑफ ऑप्शंस टू द यूजर। इफ दिस मैचेज परफॉर्म दिस ऑपरेशन, otherwise if this matches perform this one, otherwise and so on. And when as soon as a condition is matched the statement associated with that condition is executed and the rest of conditions are bypassed, and this facility is provided by else if ladder. क्लियर है? तो क्या सिंटेक्स है दोस्तों, हम लोग इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स हमने चेक किया, इफ कंडीशन वन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट वन। अदरवाइज एल्स फिर से हमने चेक किया, एल्स इफ कंडीशन टू इज ट्रू देन परफॉर्म स्टेटमेंट टू। एंड जो यहाँ हम लोग दोस्तों लिख रहे हैं स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। यदि ये कंडीशन वन ट्रू है तो इस ब्लॉक में जितने स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज एल्स आके दूसरी कंडीशन चेक करो और ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। एल्स इफ यदि ये वाले दूसरी कंडीशन कोई ट्रू है, कंडीशन थ्री ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करो दोस्तों, स्टेटमेंट थ्री। अदरवाइज एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहे दोस्तों। और अदरवाइज यदि इनमें से कोई सा भी ना हो तो लास्ट में एल्स में जो लिखा हो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जैसे ही हम टॉप टू डाउन नंबर ऑफ कंडीशंस लगाए हुए हैं और जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू है स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड एंड रेस्ट ऑफ द कंडीशंस आर लेफ्ट आर बाईपास्ड। तो कंडीशन वन यदि ट्रू हुआ तो ये चल जाएगा, नहीं ट्रू हुआ यदि तो आगे चेक करेगा, लेकिन यदि यहाँ ट्रू हो गया तो आगे चेक करेगा ही नहीं। तो मीन्स यदि यहाँ पे कंडीशन यदि मान लीजिए कंडीशन थ्री चेक होता है तो कंडीशन थ्री तभी चेक होगा जब कंडीशन वन एंड टू सेटिस्फाई नहीं हो रहे। इफ कंडीशन वन एंड टू आर फॉल्स देन ओनली द कंडीशन थ्री इज टेस्ट। तो टॉप टू डाउन कंडीशन हमने कर रखा है कि ये कंडीशन ट्रू है तो ये करो, अदरवाइज ये ट्रू है तो ये करो, अदरवाइज ये ट्रू है तो ये करो, और कोई सा भी नहीं ट्रू है तो जो लास्ट में एल्स लिखा है ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट चलेगा यदि इनमें से कोई सा भी ट्रू नहीं है तो ये इसे हम लोग बोलते हैं एल्स इफ लैडर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों,
एलसिफ लैडर, इसका यूज बहुत ही ब्रॉडर है दोस्तों। हमने मल्टी पाथ दे दिया यूजर को, ये कंडीशन आ जाए तो ये स्टेटमेंट चलाओ, ये वाला आए तो ये वाला चलाओ, अदरवाइज ये आए तो ये चलाओ, अदरवाइज ये आए तो ये चलाओ। मीन्स आपने नंबर ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए। इससे पहले हम लोग इफ एल्स या नेस्टेड इफ एल्स में हम लोग दो में से एक चीज सेलेक्ट करते थे। यदि ये कंडीशन मैच हो जाए, एल्स इफ में हम क्या करते थे, कंडीशन ट्रू है तो ये करो, अदरवाइज फॉल्स है तो ये करो, दो में से एक। नेस्टेड इफ में क्या करते, ये कंडीशन ट्रू है तो ये करो, अदरवाइज ये करो। यदि आपने एक से ज्यादा कंडीशन को बाइंड करना था तो हम लोग क्या करते थे, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ लैडर में डिफरेंस है दोस्तों। नेस्टेड में क्या है, आपने कहा कंडीशन ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तभी ये काम करो। इसमें क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू होते ही ये वाला टास्क परफॉर्म कर दो, अदरवाइज यदि ट्रू नहीं होता तो यहाँ फिर आओ, है ना। वहाँ एक टास्क को करने के लिए बहुत सारे कंडीशंस को बाइंड कर रहे थे, यहाँ हर कंडीशन के साथ अलग टास्क बाइंड है, ठीक है ना। वहाँ एक टास्क, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए a set of conditions are bind with the single set of statements, but here with each condition separate set of statement are binds, ठीक है ना। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो नेस्टेड इफ एल्स का अलग यूज है और इसका अलग यूज है। ये जो आप चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं कंडीशंस, उनकी फिल्टरिंग भी करता जाता है। यदि यहाँ पे कंडीशन कोई चीज मैच हो गया तो आगे जाएगा ही नहीं। यहाँ आने का मतलब यही है कि ये वाली कंडीशन मैच नहीं हुई है, तो इस कंडीशन की फिल्टरिंग हो चुकी है ऑलरेडी, तभी कंडीशन 2 पे आया है। कंडीशन 3 पे यदि पहुंचा है, इसका मतलब कि ऊपर के दो कंडीशन फिल्टर हो चुके हैं, ये नहीं मैच किए, तभी हम लोग यहाँ आए हैं। तो यहाँ फिल्टरिंग भी होती जाती है। तो ये ज़्यादा इसका अपना यूज है और नेस्टेड इफ एल्स का अलग यूज है। यदि दोस्तों इसके हम लोग फ्लो चार्ट की बात करें कि कैसे इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, ये देखते हैं। आपने एक कंडीशन चेक किया, यदि मैं बोलता हूँ इसको कंडीशन 1 C1 बोल देता हूँ, ठीक है। यदि ये कंडीशन C1 ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट कर दो, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट कर दो यदि ये ट्रू है तो, ठीक है। अदरवाइज यदि फॉल्स है, अदरवाइज यदि फॉल्स है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा कंडीशन, फिर कंडीशन 2 चेक किया, और यदि कंडीशन 2 ट्रू है, यदि ये ट्रू है तब तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट कर दो, स्टेटमेंट 2। अदरवाइज यदि फॉल्स है तो फिर से आप एक कंडीशन चेक करो C3, और ये कंडीशन यदि ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट कर दो। अदरवाइज ये फॉल्स रहता है तो आप फिर से कंडीशन चेक करो, ठीक है। तो ऐसे करते करते फॉल्स होते ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और फाइनली सारे आकर क्या होंगे, स्टॉप पे स्टॉप हो जाएंगे। और यहाँ क्या होगा, यदि ये ट्रू है तो ठीक है, फॉल्स है तो ये एल्स वाला हम लोग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं S5, ठीक है दोस्तों। यदि ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके स्टॉप हो जाओ, आगे बाकी जाएगा ही नहीं। यदि ये फॉल्स है कंडीशन तो फिर दूसरा कंडीशन चेक करो, ये ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट चला दो और बाकी सबको बाईपास कर दो। लेकिन इनमें से कोई सा भी यदि नहीं सही हुआ, कंडीशन C1 C2 C3 C4 चारों में से कोई कंडीशन नहीं ट्रू हुआ, तो हम लोग क्या करें, स्टेटमेंट S5 को एग्जीक्यूट कर दें। तो ये लास्ट का, ये फॉल्स में हम लोग एल्स में ये लगा दिए। क्लियर है दोस्तों। तो ये एल्स इफ लैडर का फ्लो चार्ट है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। रब करता हूँ इसको। आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर कराओ और उन मार्क्स का
परसेंटेज निकाल के, और यदि परसेंटेज बच्चे का एक रेंज दे दिया जाए कि इस यहाँ से यहाँ तक परसेंटेज आया है तो वो उसको ग्रेड ए दे दो या फर्स्ट क्लास दे दो। यदि इतना परसेंटेज आया है तो उसको सेकंड क्लास दे दो, इतना परसेंटेज आया है उसको थर्ड क्लास दे दो, है ना। इस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, ग्रेडिंग करनी है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एल-शिफ्ट लैडर का यूज कर सकते हैं। मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द grade of student on the basis of following condition, on the basis of following conditions। और कंडीशंस क्या दे देता हूँ दोस्तों कि यदि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, इसको हमें क्या देना है, ग्रेड ए देना है, ग्रेड ए। ठीक है, परसेंटेज ग्रेटर देन या परसेंटेज बिटवीन 50 to 59, परसेंटेज बिटवीन 50 to 59, इसको देना है ग्रेड बी, ग्रेड बी। परसेंटेज बिटवीन 40 to 49, बिटवीन 40 to 49 में देना है ग्रेड सी, और परसेंटेज बिलो 40 हमें देना है ग्रेड डी, या है ना, या फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, और यहाँ पे हमें फेल, जिसको या ऐसे मैं लिखवा दूँ, ग्रेड की जगह यहाँ लिख दूँ फर्स्ट डिवीजन, यहाँ लिख दूँ सेकंड डिवीजन, इसे लिख दूँ थर्ड डिवीजन, और ये है फेल। तो यदि स्टूडेंट के परसेंटेज 60 या 60 से एबव आते हैं तो फर्स्ट डिवीजन लिखना है या ग्रेड ए लिखना है, 50 to 59 आते हैं तो सेकंड डिवीजन या ग्रेड बी लिखना है, और 40 to 49 आता है तो थर्ड डिवीजन या ग्रेड सी लिखवाइए, और बिलो 40% आता है तो फेल या ग्रेड डी लिखवाना है। इस तरीके के दोस्तों कोई भी सभी क्वेश्चन बना सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए एल-शिफ्ट का यूज करेंगे, एल-शिफ्ट लैडर का कैसे बेनिफिशियल है ये ध्यान अभी देखिए प्रोग्राम के थ्रू। इस प्रोग्राम को लिखते हैं, ये क्वेश्चंस था आपका, ठीक है, इसको रब करता हूँ और प्रोग्राम लिखते हैं। हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, वर्ड मेन, हेडर फाइल ऊपर इंक्लूड कर लेंगे दोस्तों, मैं नहीं लगाता हूँ, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, फ्लोट या इंट, 5 सब्जेक्ट का नाम लेना है, मान लीजिए 5 सब्जेक्ट्स का मुझे इंटर कराना है, तो S1, S2, S3, S4, S5 ये वेरिएबल्स हो गए। और परसेंटेज के लिए मैंने परसेंटेज के लिए फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लिया, फ्लोट परसेंटेज के लिए पर, ठीक है। और दोस्तों अब मैंने यूजर से बोला एंटर करे मार्क्स, प्रिंटफ एंटर मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कराने के लिए मैसेज बोला, और स्कैन ऐप से परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी ये लिखा, और एंड S1 एंड S2 एंड S3 एंड, थोड़ा इधर से लिखता हूँ दोस्तों, यहाँ
यहाँ लिखा स्कैनफ परसेंट डी कॉमा एंड S1 कॉमा एंड S2 कॉमा एंड S3 कॉमा एंड S4 कॉमा एंड S5। आज सब्जेक्ट समास एंटर करा लिए। अब निकाल देते हैं परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ टाइप कास्ट कर लेता हूँ फ्लोट, और यहाँ लिखा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 डिवाइडेड बाई, और यहाँ डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो दोस्तों परसेंटेज निकल गया। अब इसी परसेंटेज पे दोस्तों मुझे क्या लेना है, डिसीजन लेना है। तो हमने चेक किया कि इफ परसेंटेज में जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, यदि परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 आती है तो क्या प्रिंट कर देना है, प्रिंटफ फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट DEVISION, फर्स्ट डिवीजन। एल्स इफ, अब लिखा एल्स इफ, यदि दोस्तों परसेंटेज में परसेंटेज आ गया है और यदि वो 60 से एबव या 60 तक है ये प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज यदि ऐसा नहीं है तभी आगे जाएगा। तो यदि 60 से और लास्ट तक, यदि मान लीजिए 100% तक का ये है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, मान लीजिए ये है, ये एक बैंड है। तो अब यदि हमने कह दिया 60 एंड एबव, तो ये 60 से लेकर यहाँ तक तो इसी कंडीशन में बाइंड हो गया, इसकी फिल्टरिंग हो गई। यदि बच्चे की परसेंटेज 60 से 100 के बीच कोई सा भी आएगा तो इसी कंडीशन में मैच हो जाएगा, यहाँ मैच हो गया और ये प्रिंट कर देगा, फिर नीचे जाएगा ही नहीं। एल्स इफ लेटर का ही फायदा है कि कंडीशंस की फिल्टरिंग होती रहती है पूरे। अदरवाइज हम यदि इफ लॉजिकल एंड लगा के हम लोग चेक करते, मान लीजिए हम लिख देते कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60 एंड लेसर देन 100, तो अब दो परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60 एंड परसेंटेज इज लेसर देन इक्वल्स टू 100, तो 60 से लॉजिकल एंड से भी ये काम यदि हम किए रहते दोस्तों तो पूरे बैंड में हर बार कंपेयर करता है। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एल्स इफ, अदरवाइज मैंने चेक किया कि यदि परसेंटेज इज, क्या कंडीशन दिया था मैंने, 50 to 59, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 59, इफ परसेंटेज इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 59, तो दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक का परसेंटेज चेक करेगा। यदि 60 या 60 से अबव रहता तो यही मैच हो जाता। तो एल्स इफ में बचा है, तो एल्स में ये कंडीशन कहाँ से कहाँ चेक करेगा, सिर्फ 50 से लेकर 59 तक चेक करेगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 आते ही तो ये इस बैंड में आ जाएगा, है ना। और हमने परसेंटेज जो है यदि वो इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हम लोग 50 to 59 रखना है ना, यहाँ 50 लिखा। यदि उसकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है ना, तो 50 से लेकर 59 तक चेक करेगा, क्योंकि 60 आते ही वो तो इस वाले बैंड में आ जाएगा, है ना। तो ये कहाँ से, ये वाली कंडीशन जो कहाँ से कहाँ चेक करेगी, 50 से लेकर 59 तक। क्लियर है। तो एल्स इफ का ये फायदा है कि ये बचे हुए में ही चेक करता है। अब यदि ऐसा है तो यहाँ प्रिंट कर दो प्रिंटफ परसेंटेज, या ये सेकंड डिवीजन, ठीक है दोस्तों। तो ये एल्स इफ का फायदा है। अब हम अगला, यदि ये परसेंटेज 50 आ गया या 50 से लेकर 59 तक है तभी ये प्रिंट करेगा। अदरवाइज में फिर दूसरा कंडीशन लगा दिया, यदि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है तो ये कहाँ से कहाँ तक चेक करेगा, ये वाला, ये सिर्फ 40 से 49 तक ही चेक करेगा, क्योंकि 50 होता है यदि तो यहीं पे पकड़ में आ गया रहता। क्लियर है, यहाँ आया है इसका मतलब 50 से कम है उसकी।
तो यहाँ पे हमने यदि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है तो ये चेक करेगा 40 से 49, इसमें मैंने प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ थर्ड डिवीजन थर्ड। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ मैंने करली ब्रेसेस क्यों नहीं लगाया हर जगह, यहाँ और यहाँ हर प्रिंट एफ में को करली ब्रेसेस में इसलिए नहीं लिखा है कि सिंगल लाइन की स्टेटमेंट है। यदि मल्टी लाइन स्टेटमेंट रहता है तो हम लोग करली ब्रेसेस लगा देते हैं, लगा भी देंगे यहाँ पे भी तो गलत नहीं है। तो अब लास्ट तो ये हो गया, और लास्ट कंडीशन को मैंने एल्स में रख दिया। यदि इनमें से कुछ नहीं होता है तो एल्स प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट फेल। लास्ट वाला जो केस है उसको मैंने लास्ट के एल्स में रखा कि इनमें से कोई सा भी कंडीशन नहीं मैच करता है तो ये फेल प्रिंट कर देगा। क्लियर है दोस्तों, इस तरीके से। और फिर ये मेन फंक्शन को मैंने बंद कर दिया। तो समझाना ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ एल्स इफ हेडर पूरे बैंड में कंपेयर नहीं करता। अब यही चीज़ मैं ऐसे नहीं किया रहता, ऐसे करता इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 एंड लॉजिकल एंड से लगाता। इस तरीके से मैं लिखता, मान लीजिए कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है ना, लॉजिकल एंड परसेंटेज इज लेसर देन इक्वल्स टू 100, ठीक है। और ये तो यहाँ लिख देता कि फर्स्ट डिवीजन। फिर से दूसरा इफ लगाता, इफ परसेंटेज इज, अब अगला बैंड देता। तो लॉजिकल एंड क्या करता है दोस्तों, पूरे बैंड को कंपेयर करता है, ठीक है। लेकिन एल्स इफ क्या करता है, एल्स इफ से हम करते हैं तो क्या होता है, फिल्टरिंग होती रहती है, तो हमारी एफिशिएंसी कोडिंग की बढ़ जाती है। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है दोस्तों कि ये एल्स इफ लैडर भी लगा रहे हैं और उसके अंदर फिर भी लॉजिकल एंड लगा रहे हैं। उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने इफ और एल्स इफ लगाया है तो एल्स इफ में जाते ही बचे हुए चीज़ पे ये कंपेयर करेगा, और यदि वो रेंज इस रेंज में आता तो यहीं पे वो पकड़ में आ जाता। क्लियर है ना। तो यही इसका बेनिफिट है कि यदि कंडीशन मेट हो जाए तो मेट होते वहीं पे वो ट्रू हो जाएगा, उसको प्रिंट एग्जीक्यूट करेगा, बाकी सबको लेफ्ट कर देगा। आगे गया है इसका मतलब ये कि हाँ नहीं, ये नहीं मैच हुआ, ठीक है। तो इसमें लॉजिकल एंड लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो लॉजिकल एंड उतना इफिशिएंट नहीं होता जितना हमारा ये एल्स इफ लैडर होता है। मतलब एक से ज़्यादा कंडीशंस हम लगा करके और लॉजिकल एंड से बाइंड कर रहे हैं, उससे बेटर एल्स इफ लैडर से करें। तो इस तरीके से ग्रेड का हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ग्रेड निकालने का। ऐसे ही आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट करना है कि यदि उसका मीटर रीडिंग 200 तक है तो इस रेट से बिल कैलकुलेट करो, अदरवाइज यदि इतना तक यूनिट है तो इस रेट से कैलकुलेट करो, अदरवाइज यदि यूनिट यहाँ तक है तो इस रेट तक से कैलकुलेट करो। तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एल्स इफ लैडर का ही यूज करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो जब ये ऐसा हो तो ये करना है, अदरवाइज ऐसा हो तो ये करना है, अदरवाइज ऐसा हो तो ये करना है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एल्स इफ लैडर का यूज करेंगे। दो में से एक सेलेक्ट करना है तो इफ एल्स। बहुत सारे कंडीशंस से एक स्टेटमेंट को बाइंड करना है कि ये हो, ये हो, ये हो, ये ना हो, ये कंडीशन मैच हो, ये मैच हो, ये मैच हो, ये ना मैच हो तो ये करो। तो बहुत सारे कंडीशंस के ऊपर स्टेटमेंट को बाइंड करना है तो नेस्टेड इफ एल्स का यूज करेंगे। जब आपको मल्टीपल पाथ सेलेक्ट करना है कि ये कंडीशन है तो ये करो, ये कंडीशन हो तो ये करो, ये कंडीशन हो तो ये करो, ठीक है ना। तो होना एक ही टास्क है लेकिन वो सारे अलग अलग कंडीशन से बाइंड है, तो उस केस में हम लोग एल्स इफ लैडर का यूज करेंगे। अब दोस्तों एल्स इफ लैडर जैसा ही काम एक और ऑपरेटर करता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्विच केस। एक और स्टेटमेंट है, एक और कंस्ट्रक्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं स्विच केस, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट भी दोस्तों हमें एल्स इफ लैडर की तरह ही मल्टी पाथ डिसीजन लेने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इट इज ऑल्सो वे टू प्रोग्रामिंग मल्टी पाथ डिसीजन, टू टेकिंग मल्टी पाथ डिसीजन। लेकिन
यहाँ स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर एक एक्सप्रेशन की वैल्यू के बेसिस पे, एक वेरिएबल की वैल्यू के बेसिस पे बहुत सारे केसेस बने होते हैं और उन वैल्यूज को सारे एक एक करके केसेस से कंपेयर किया जाता है। उस वैल्यू को डिफरेंट केसेस से कंपेयर किया जाता है और जिस केस से वो कंपैरिजन मैच कर जाता है उस केस से एसोसिएटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब क्या है इसका, अभी और हम लोग वापस इस पे आते हैं। स्विच केस स्टेटमेंट में स्विच की के अंदर एक वेरिएबल या एक्सप्रेशन लिखा रहता है, एक एक्सप्रेशन या एक वेरिएबल लिखा रहता है और इस एक्सप्रेशन या वेरिएबल की कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हो जिसका कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू आए और इस कांस्टेंट इंटीजर वैल्यूज के बेसिस पे डिफरेंट केसेस बनाए जाते हैं। जैसे केस, और इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आती है तो केस 1 चल जाएगा और इस केस 1 में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, ठीक है। और लास्ट में ब्रेक लगा होगा, क्यों लगा होता है ये अभी मैं बताऊंगा। ये मैंने लिख दिया स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ठीक है। तो यदि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आती है तो केस 1 मैच हो जाएगा और उससे के इसे बोलते हैं केस 1 का ब्लॉक। यहाँ करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस ब्लॉक में जितनी चीज़ें लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज यदि ये मैच नहीं किया तो केस 2 में कंट्रोल जाता है। लिखते हैं केस, उसके बाद वैल्यू उसकी जो भी लिखनी है, फिर कॉलम लगाते हैं, ठीक है। केस स्पेस वैल्यू, केस स्पेस वैल्यू और कॉलम। यहाँ स्पेस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं कॉलम से पहले। तो केस स्पेस वैल्यू, केस और वैल्यू के बीच में स्पेस जरूरी है। उसके बाद कॉलम। अब यहाँ पे स्टेटमेंट इसके अपने चलेंगे, S1, S2, S3 एंड ब्रेक। ऐसी सारे केसेस, यहाँ केस 3 बन गया, केस 3, यहाँ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ब्रेक एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में दोस्तों एक डिफ़ॉल्ट केस बनाया जाता है, डिफ़ॉल्ट और कॉलम। और यहाँ जो भी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करना चाहें वो लिखिए और ब्रेक लगाइए। इसे बोलते हैं स्विच ब्लॉक। इस स्विच के बाद ओपन करली ब्रेसेस से लेकर क्लोज करली ब्रेसेस तक को बोलते हैं स्विच ब्लॉक। अब होता क्या है, स्विच केस का यूज हम कब करते हैं, जब एक एक्सप्रेशन या वेरिएबल कि डिफरेंट वैल्यूज के साथ, डिफरेंट डिस्क्रीट वैल्यूज के साथ डिफरेंट केसेस बने होते हैं। उस एक्सप्रेशन, उस वेरिएबल की जो वैल्यू आती है, कंट्रोल उसी केस में डायरेक्टली जंप कर जाता है और उस पर्टिकुलर केस को चलाता है और कंट्रोल स्विच से बाहर निकल जाता है। यदि कोई भी केस मैच नहीं करता, इस एक्सप्रेशन की ऐसी वैल्यू आती है कि न 1 है, न 2 है, न 3 है, कोई भी मैचिंग केस नहीं है, किसी भी केस से उसकी वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट केस चल जाता है। डिफॉल्ट केस कब चलेगा, जब न केस 1, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऐसी आ रही है कि न जो केस 1 से मैच कर रही है, न केस 2 से, न केस 3 से, तो बाय डिफॉल्ट तो कौन से डिफॉल्ट केस चल जाता है। क्लियर है। तो जब अब इस एक्सप्रेशन की, इस वेरिएबल की एक डिफरेंट वैल्यूज के साथ डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड है, तो यदि इसकी वैल्यू 1 आएगी तो ये, 2 आएगी तो ये, 3 आएगा तो ये, 4 आएगा तो कोई और, कुछ नहीं आया तो ये। तो मल्टीपल पाथ आपने यहाँ भी डिसाइड किया, लेकिन यहाँ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो आ रही है वो केस से कंपेयर हो रहा है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इन केस की वैल्यू से, जैसे इस केस की वैल्यू 1 है, इस केस की वैल्यू 2 है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस केस की वैल्यू से कंपेयर किया जाता है। जिस केस से कंपैरिजन ट्रू निकल के आता है वो पर्टिकुलर केस में लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ कंपेयर हो रहा है और वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एल्स इफ में क्या कर रहे थे,
कंडीशनल स्टेटमेंट्स उसमें हम लोग रिलेशनल स्टेटमेंट लगा रहे थे, ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल्स टू, और यहाँ पे सिर्फ इक्वल्स टू लग रहा है। यदि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल 1 के इक्वल है क्या, 2 के इक्वल है क्या, 3 के इक्वल है क्या, सिर्फ इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज ही हो रहा है, लेकिन वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेसर देन इक्वल्स टू सारा लग सकता है। दूसरा, वो पूरा रेंज पे कंपेयर कर रहा है, पूरे रेंज पे कंपेयर कर रहा है, लेकिन जो स्विच केस है वो इस एक्सप्रेशन के डिस्क्रीट कांस्टेंट इंटीजर वैल्यूज के बेसिस पे ही है। अब वहाँ चेक करना है कि 60 से लेकर 100 तक, 60 से ऊपर जितने भी आए वो सारे ग्रेड ए में आ जाए, 60% से जिसका भी ऊपर है वो ग्रेड ए में आ जाए। तो हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 यदि कंडीशन में लिखा तो अपने आप ही 60 से 100 आ गया। लेकिन यहाँ पे यदि केस बनाना है तो 60 का, 70 का, 80 का, 90 का, 100 का, 40 का सारे अलग अलग बनाने पड़ेंगे यदि मैचिंग करना है तो उसका दोस्तों रोल अलग है। उसका रोल किस लिए है, जब आप वो कि पूरा रेंज पे कोई लॉजिक लगाना चाह रहे हैं तो हम लोग एलसिफ लैडर का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब डिस्क्रीट वैल्यूज के करिस्पॉन्डिंग आप केसेस बनाना चाहते हैं, आपको फिक्स पता है कि ये वैल्यूज आ सकती है इस एक्सप्रेशन की, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्विच केस का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से स्विच केस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। आपके एग्जाम में एक प्रोग्राम आता है स्विच केस से कैलकुलेटर बनाने का, उसको हम लोग बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, स्विच केस का ही यूज करके एक तरह से आप अपने सी प्रोजेक्ट को, सी प्रोग्रामिंग को मॉड्यूलराइज करते हैं। आपने डिफरेंट फंक्शन बनाए और यहाँ स्विच में एक्सप्रेशन दे दिया और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू के बेसिस पे हर अलग अलग केसेस में अलग अलग फंक्शन को कॉल कर दिया। क्लियर है ना? तो आप यूजर्स को मॉड्यूलराइज कर सकते हैं चीज़ों को स्विच केस का यूज करके। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं दोस्तों जिसमें हमें कैलकुलेटर बनाना है। तो स्विच केस इज ऑल्सो ए मल्टी पाथ डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट। मल्टीपल पाथ में से कोई एक पाथ सेलेक्ट कराना है तो हम स्विच केस से करा सकते हैं, एल्स इफ से भी करा सकते हैं, लेकिन एल्स इफ पूरे एक रेंज पे अप्लाई होता है, लेकिन ये डिस्क्रीट कांस्टेंट वैल्यूज पे ही, कांस्टेंट इंटीजर वैल्यूज पे ही वर्क करता है। तो जैसे अब मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है तो मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट, ये प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ कैलकुलेटर यूजिंग स्विच केस। ठीक है, तो मैंने मेन फंक्शन शुरू किया, वर्ड मेन, इसके अंदर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया दोस्तों। चलिए सब फ्लोट टाइप कर ले देता हूँ, फ्लोट ABC। ठीक है, मैंने यूजर से बोला प्रिंट एफ एंटर एन ऑपरेटर, और स्कैन एफ लेने से पहले दोस्तों मैं एफ प्लस फंक्शन एक यूज कर रहा हूँ, stdin। इसका यूज इसलिए किया जाता है कि कीबोर्ड की बफर को फ्री कर दे यूजर, अदरवाइज यूजर एंटर मारेगा उसको भी एक ऑपरेटर की तरह ट्रीट कर लेगा। तो मैंने लिखा स्कैन एफ %, और ऑपरेटर को मैंने दोस्तों, यदि मुझे एक ऑपरेटर भी लेना है तो कैरेक्टर टाइप का एक ऑप नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, है ना। तो %C, एंड ऑप, ऑपरेटर ऑप वेरिएबल में आ गया। अब यूजर से बोला मैंने प्रिंट एफ एंटर टू ऑपरेंड, और स्कैन एफ से स्कैन एफ %F एंड एंड ए एंड बी, ये ऑपरेंड आ गया। अब दोस्तों इसी ऑपरेटर को मैंने स्विच में डाल दिया, स्विच
के अंदर मैंने ऑफ वेरिएबल को डाल दिया और स्विच का ब्लॉक बनाया। अब ऑफ ऑपरेटर की वैल्यू यदि यूजर प्लस देता है तो एडिशन हो जाए, ऑफ की वैल्यू माइनस प्रेस करता है तो सब्ट्रैक्शन हो जाए। इस तरीके से हम लोग केसेस बना देते हैं कि यदि केस प्लस आता है, ठीक है, तो प्लस एक कांस्टेंट है, हमने सिंगल कोट में लिख दिया है ना। तो यदि उसका करेक्टर प्लस इंटर करता है और ये कॉलम लगा है दोस्तों, तो हम लोग निकाले सी इजकल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ सम इजकल टू परसेंट एफ कॉमा सी। चलिए इधर केसेस बनाता हूँ मैं, स्विच के बाद इधर लिखता हूँ। ये क्या किया, ऑप नाम का कैरेक्टर वेरिएबल और ए बी सी फ्लोट टाइप का, ऑप में ऑपरेटर इनपुट करा लिया और ए और बी में ऑपरेंड इनपुट करा लिया। अब स्विच में उसी ऑप ऑपरेटर को पास कर दिया। अब स्विच ब्लॉक में मैंने केस बनाया, यदि इसको ऑप की वैल्यू प्लस आती है, सिंगल कोट में लिखा, इसके बाद कॉलम लगाया, तो क्या करें, निकाले सी इजकल टू ए प्लस बी और इसको प्रिंट कर दे प्रिंट एफ सम इजकल टू परसेंट एफ कॉमा सी, और लगाया ब्रेक। दोस्तों ब्रेक कीवर्ड इसलिए लगाया कि यदि हमने आगे अभी बताता हूँ, मैंने एक केस बनाया अगला माइनस का, और निकाला सी इजकल टू ए माइनस बी, प्रिंट किया प्रिंट एफ डिफरेंस इजकल टू परसेंट एफ कॉमा सी और ब्रेक। फिर बनाया केस मल्टीप्लिकेशन का, सी इजकल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी, प्रिंट एफ प्रोडक्ट इजकल टू प्रोडक्ट इक्वल्स टू परसेंट एफ कॉमा सी, और ब्रेक लगाया। इसके बाद दोस्तों केस बनाया डिवाइड का, केस डिवीजन इजकल टू डिवीजन कॉलम सी इजकल टू ए डिवाइडेड बाई बी, प्रिंट एफ डिवीजन इजकल टू परसेंट डी एफ कॉमा सी और ब्रेक। फिर दोस्तों बनाया डिफ़ॉल्ट केस, डिफ़ॉल्ट कॉलम, और यहाँ प्रिंट करा दिया प्रिंट एफ रॉन्ग ऑपरेटर, रॉन्ग इनपुट, और ब्रेक लगा दिया। फिर स्विच को बंद किया, ये स्विच वाला बंद हुआ दोस्तों। इसके बाद ये मेन फंक्शन बंद कर दिया। अब दोस्तों देखिए, ऑप की वैल्यू यदि प्लस है तो केस प्लस वाला मैच हो जाएगा। ऑप की वैल्यू अदरवाइज यदि ऑप की वैल्यू माइनस है तो ये मल्टीप्लाई आ रहा है ऑप की वैल्यू, तो ये, तो जो भी ऑप की वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर केस में कंट्रोल जंप कर जाएगा, और उसके अंदर जो उसके ब्लॉक में कॉलम के बाद ये कॉलम लगा है, जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको परफॉर्म करेगा। दोस्तों यदि ये ब्रेक नहीं लगा होता, तो यदि मैचिंग केस में कंट्रोल जंप करने के बाद यदि ब्रेक न लगाएं तो उस केस को परफॉर्म करेगा, और उसके नीचे की बाकी बचे हुए केसेस भी चलने लगती हैं, क्योंकि यहाँ तक कंट्रोल तो स्विच ने जंप किया केसेस में। मान लो ऑप की वैल्यू मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ से कंट्रोल मल्टीप्लाई पे आ गया, यहाँ की चीज़ें चलाया, लेकिन उसके बाद कंट्रोल सिक्वेंसली चलने लगेगा, उसके नीचे के केसेस भी अपने आप चला देगा, केस डिवाइड भी चला देगा, डिफ़ॉल्ट भी चला देगा। तो ऐसा ना करें, इसके लिए ब्रेक कीवर्ड हर केस में लगाते हैं, जैसे कंट्रोल उस पर्टिकुलर केस को चलाए और चलाने के बाद ब्रेक मिलते ही कंट्रोल जंप करके आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक आ जाए। ब्रेक कीवर्ड इज यूज टू सेंड द कंट्रोल आउटसाइड द ब्लॉक। तो जैसे ब्रेक मिलेगा स्विच ब्लॉक के बाहर कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके, इसलिए हम लोग ब्रेक कीवर्ड लगाते हैं। अब ऑफ में कोई ऐसी वैल्यू नहीं आती है, किसी ऑफ में वैल्यू यूजर ने मान लो दे दिया मॉड्यूलस, ऑफ में वैल्यू यूजर ने मॉड्यूलस दे दिया, मॉड्यूलस का कोई केस बनाया नहीं मैंने, तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट केस चल जाएगा। यदि
कोई भी मैचिंग केस नहीं मिलता, इस ऑप की वैल्यू ऐसी आती है जिसके करेस्पॉन्डिंग कोई मैचिंग केस नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाता है और लिख के आ जाएगा रॉन्ग इनपुट। अदरवाइज इनमें से कोई सा भी यदि केस मैच करता है और आपने ब्रेक लगाया हुआ हर जगह, तो बस उस केस को चला के कंट्रोल बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग, अब दोस्तों एल्स इफ लैडर जैसा ही काम एक और ऑपरेटर करता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्विच केस। एक और स्टेटमेंट है, एक और कंस्ट्रक्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं स्विच केस, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट भी दोस्तों हमें एल्स इफ लैडर की तरह ही मल्टी पाथ डिसीजन लेने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इट इज ऑल्सो वे टू प्रोग्रामिंग मल्टी पाथ डिसीजन, टू टेकिंग मल्टी पाथ डिसीजन। लेकिन यहाँ स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर एक एक्सप्रेशन की वैल्यू के बेसिस पे, एक वेरिएबल की वैल्यू के बेसिस पे बहुत सारे केसेस बने होते हैं और उन वैल्यूज को सारे एक एक करके केसेस से कंपेयर किया जाता है। उस वैल्यू को डिफरेंट केसेस से कंपेयर किया जाता है और जिस केस से वो कंपैरिजन मैच कर जाता है उस केस से एसोसिएटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब क्या है इसका, अभी और हम लोग वापस इस पे आते हैं। स्विच केस स्टेटमेंट में स्विच की के अंदर एक वेरिएबल या एक्सप्रेशन लिखा रहता है, एक एक्सप्रेशन या एक वेरिएबल लिखा रहता है और इस एक्सप्रेशन या वेरिएबल की कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हो जिसका कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू आए और इस कांस्टेंट इंटीजर वैल्यूज के बेसिस पे डिफरेंट केसेस बनाए जाते हैं। जैसे केस, और इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आती है तो केस 1 चल जाएगा और इस केस 1 में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे होंगे। ठीक है, और लास्ट में ब्रेक लगा होगा। क्यों लगा होता है ये अभी मैं बताऊंगा। ये मैंने लिख दिया स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। ठीक है, तो यदि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आती है तो केस 1 मैच हो जाएगा और उससे के इसे बोलते हैं केस 1 का ब्लॉक। यहाँ करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, तो इस ब्लॉक में जितनी चीज़ें लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज यदि ये मैच नहीं किया तो केस 2 में कंट्रोल जाता है। लिखते हैं केस, उसके बाद वैल्यू उसकी जो भी लिखनी है, फिर कॉलम लगाते हैं। ठीक है, केस स्पेस वैल्यू, केस स्पेस वैल्यू और कॉलम। यहाँ स्पेस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं कॉलम से पहले। तो केस स्पेस वैल्यू, केस और वैल्यू के बीच में स्पेस जरूरी है। उसके बाद कॉलम। अब यहाँ पे स्टेटमेंट इसके अपने चलेंगे, S1, S2, S3 एंड ब्रेक। ऐसी सारे केसेस, यहाँ केस 3 बन गया, केस 3, यहाँ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ब्रेक एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में दोस्तों एक डिफ़ॉल्ट केस बनाया जाता है, डिफ़ॉल्ट और कॉलम। और यहाँ जो भी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करना चाहें वो लिखिए और ब्रेक लगाइए। इसे बोलते हैं स्विच ब्लॉक। इस स्विच के बाद ओपन करली ब्रेसेस से लेकर क्लोज करली ब्रेसेस तक को बोलते हैं स्विच ब्लॉक। अब होता क्या है, स्विच केस का यूज हम कब करते हैं, जब एक एक्सप्रेशन या वेरिएबल कि डिफरेंट वैल्यूज के साथ, डिफरेंट डिस्क्रीट वैल्यूज के साथ डिफरेंट केसेस बने होते हैं। उस एक्सप्रेशन, उस वेरिएबल की जो वैल्यू आती है, कंट्रोल उसी केस में डायरेक्टली जंप कर जाता है और उस पर्टिकुलर केस को चलाता है और कंट्रोल स्विच से बाहर निकल जाता है। यदि कोई भी केस मैच नहीं करता, इस एक्सप्रेशन की ऐसी वैल्यू आती है कि न 1 है, न 2 है, न 3 है, कोई भी मैचिंग केस नहीं है, किसी भी केस से उसकी वैल्यू मैच नहीं कर रही है,
तो बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट केस चल जाता है। डिफ़ॉल्ट केस कब चलेगा? जब न केस 1 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऐसी आ रही है कि न जो केस 1 से मैच कर रही है, न केस 2 से, न केस 3 से, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो कौन से डिफ़ॉल्ट केस चल जाता है। क्लियर है? तो जब अब इस एक्सप्रेशन की, इस वेरिएबल की एक डिफरेंट वैल्यूज के साथ डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड है, तो यदि इसकी वैल्यू 1 आएगी तो ये, 2 आएगी तो ये, 3 आएगा तो ये, 4 आएगा तो कोई और, कुछ नहीं आया तो ये। तो मल्टीपल पाथ आपने यहाँ भी डिसाइड किया, लेकिन यहाँ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो आ रही है वो केस से कंपेयर हो रहा है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इन केस की वैल्यू से, जैसे इस केस की वैल्यू 1 है, इस केस की वैल्यू 2 है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस केस की वैल्यू से कंपेयर किया जाता है। जिस केस से कंपैरिजन ट्रू निकल के आता है वो पर्टिकुलर केस में लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ कंपेयर हो रहा है, और वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एल्स इफ में क्या कर रहे थे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा, उसमें हम लोग रिलेशनल स्टेटमेंट लगा रहे थे, ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल्स टू, और यहाँ पे सिर्फ इक्वल्स टू लग रहा है। यदि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल 1 के इक्वल है क्या, 2 के इक्वल है क्या, 3 के इक्वल है क्या, सिर्फ इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज ही हो रहा है, लेकिन वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेसर देन इक्वल्स टू सारा लग सकता है। दूसरा, वो पूरा रेंज पे कंपेयर कर रहा है, पूरे रेंज पे कंपेयर कर रहा है, लेकिन जो स्विच केस है वो इस एक्सप्रेशन के डिस्क्रीट कांस्टेंट इंटीजर वैल्यूज के बेसिस पे ही है। अब वहाँ चेक करना है कि 60 से लेकर 100 तक, 60 से ऊपर जितने भी आए वो सारे ग्रेड ए में आ जाए, 60% से जिसका भी ऊपर है वो ग्रेड ए में आ जाए। तो हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 यदि कंडीशन में लिखा तो अपने आप ही 60 से 100 आ गया, लेकिन यहाँ पे यदि केस बनाना है तो 60 का, 70 का, 80 का, 90 का, 100 का, 40 का सारे अलग अलग बनाने पड़ेंगे यदि मैचिंग करना है तो उसका दोस्तों रोल अलग है। उसका रोल किस लिए है? जब आप पूरा रेंज पे कोई लॉजिक लगाना चाह रहे हैं तो हम लोग एल्स इफ लैडर का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब डिस्क्रीट वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग आप केसेस बनाना चाहते हैं, आपको फिक्स पता है कि ये वैल्यूज आ सकती है इस एक्सप्रेशन की, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्विच केस का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से स्विच केस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। आपके एग्जाम में एक प्रोग्राम आता है स्विच केस से कैलकुलेटर बनाने का, उसको हम लोग बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, स्विच केस का ही यूज करके एक तरह से आप अपनी सी प्रोजेक्ट को, सी प्रोग्रामिंग को मॉड्यूलराइज करते हैं। आपने डिफरेंट फंक्शन बनाए और यहाँ स्विच में एक्सप्रेशन दे दिया, और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू के बेसिस पे हर अलग अलग केसेस में अलग अलग फंक्शन को कॉल कर दिया। क्लियर है ना? तो आप यूजर्स को मॉड्यूलराइज कर सकते हैं चीज़ों को स्विच केस का यूज करके। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं दोस्तों जिसमें हमें कैलकुलेटर बनाना है। तो स्विच केस इज ऑल्सो ए मल्टी पाथ डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट। मल्टीपल पाथ में से कोई एक पाथ सेलेक्ट कराना है तो हम स्विच केस से करा सकते हैं, एल्स इफ से भी करा सकते हैं, लेकिन एल्स से पूरे एक रेंज पे अप्लाई होता है, लेकिन ये डिस्क्रीट कांस्टेंट वैल्यूज पे ही, कांस्टेंट इंटीजर वैल्यूज पे ही वर्क करता है। तो जैसे अब मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है, तो मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट, ये प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ कैलकुलेटर यूजिंग स्विच केस। ठीक है, तो मैंने मेन फंक्शन शुरू किया, वर्ड मेन, इसके अंदर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया दोस्तों। चलिए सब फ्लोट टाइप का ले लेता हूँ, फ्लोट ABC। ठीक है, मैंने यूजर से बोला प्रिंट एफ एंटर एन
ऑपरेटर। और स्कैनएफ लेने से पहले दोस्तों मैं एफ प्लस फंक्शन एक यूज कर रहा हूँ, stdin। इसका यूज इसलिए किया जाता है कि कीबोर्ड की बफर को फ्री कर दे। यूजर अदरवाइज यूजर एंटर मारेगा, उसको भी एक ऑपरेटर ले की तरह ट्रीट कर लेगा। तो मैंने लिखा स्कैनएफ %। और ऑपरेटर को मैंने दोस्तों, यदि मुझे एक ऑपरेटर भी लेना है तो कैरेक्टर टाइप का एक ऑप नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, है ना। तो %c, एंड ऑप ऑपरेटर ऑप वेरिएबल में आ गया। अब यूजर से बोला मैंने printf एंटर टू ऑपरेंड और स्कैनएफ से स्कैनएफ %f एंड एंड ए एंड बी, ये ऑपरेंड आ गया। अब दोस्तों इसी ऑपरेटर को मैंने स्विच में डाल दिया। स्विच के अंदर मैंने ऑप वेरिएबल को डाल दिया और स्विच का ब्लॉक बनाया। अब ऑपरेटर की वैल्यू यदि यूजर प्लस देता है तो एडिशन हो जाए, ऑप की वैल्यू माइनस प्रेस करता है तो सब्ट्रैक्शन हो जाए। इस तरीके से हम लोग केसेस बना देते हैं कि यदि केस प्लस आता है, ठीक है, तो प्लस एक कांस्टेंट है, मैंने सिंगल कोट में लिख दिया है ना। तो यदि उसका कैरेक्टर प्लस इंटर करता है और ये कॉलम लगा है दोस्तों, तो हम लोग निकाले c = a + b। और यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया printf sum = %f, c। चलिए इधर केसेस बनाता हूँ मैं। स्विच के बाद इधर लिखता हूँ। ये क्या किया, ऑप नाम का कैरेक्टर वेरिएबल और ABC फ्लोट टाइप का, ऑप में ऑपरेटर इनपुट करा लिया और ए और बी में ऑपरेंड इनपुट करा लिया। अब स्विच में उसी ऑप ऑपरेटर को पास कर दिया। अब स्विच ब्लॉक में मैंने केस बनाया, यदि इसको ऑप की वैल्यू प्लस आती है, सिंगल कोट में लिखा, इसके बाद कॉलम लगाया, तो क्या करें, निकाले c = a + b और इसको प्रिंट कर दे printf sum = %f, c और लगाया ब्रेक। दोस्तों ब्रेक कीवर्ड इसलिए लगाया कि यदि हमने आगे अभी बताता हूँ, मैंने एक केस बनाया अगला माइनस का और निकाला c = a - b, प्रिंट किया printf डिफरेंस = %f, c और ब्रेक। फिर बनाया केस मल्टीप्लिकेशन का, c = a × b, प्रिंट f प्रोडक्ट = %f, c और ब्रेक लगाया। इसके बाद दोस्तों केस बनाया डिवाइड का, केस डिवीजन डिवीजन कॉलम c = a / b, printf डिवीजन = %df, c और ब्रेक। फिर दोस्तों बनाया डिफ़ॉल्ट केस, डिफ़ॉल्ट कॉलम और यहाँ प्रिंट करा दिया printf रॉन्ग ऑपरेटर, रॉन्ग इनपुट और ब्रेक लगा दिया। फिर स्विच को बंद किया, ये स्विच वाला बंद हुआ दोस्तों। इसके बाद ये मेन फंक्शन बंद कर दिया। अब दोस्तों देखिए, आपकी वैल्यू यदि प्लस है तो केस प्लस वाला मैच हो जाएगा। आपकी वैल्यू अदरवाइज यदि आपकी वैल्यू माइनस है तो ये मल्टीप्लाई आ रहा है आपकी वैल्यू, तो ये, तो जो भी आपकी वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर केस में कंट्रोल जंप कर जाएगा। और उसके अंदर जो उसके ब्लॉक में कॉलम के बाद ही कॉलम लगा है,
जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको परफॉर्म करेगा। दोस्तों यदि ब्रेक नहीं लगा होता तो यदि मैचिंग केस में कंट्रोल जंप करने के बाद यदि ब्रेक न लगाएं तो उस केस को परफॉर्म करेगा और उसके नीचे की बाकी बचे हुए केसेस भी चलने लगती हैं, क्योंकि यहाँ तक कंट्रोल तो स्विच ने जंप किया केसेस में। मान लो आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ से कंट्रोल मल्टीप्लाई पे आ गया, यहाँ की चीज़ें चलाया, लेकिन उसके बाद कंट्रोल सिक्वेंसली चलने लगेगा, उसके नीचे के केसेस भी अपने आप चला देगा, केस डिवाइड भी चला देगा, डिफ़ॉल्ट भी चला देगा। तो ऐसा ना करें, इसके लिए ब्रेक कीवर्ड हर केस में लगाते हैं। जैसे कंट्रोल उस पर्टिकुलर केस को चलाए और चलाने के बाद ब्रेक मिलते ही कंट्रोल जंप करके आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक आ जाए। ब्रेक कीवर्ड इज यूज टू सेंड द कंट्रोल आउटसाइड द ब्लॉक। तो जैसे ब्रेक मिलेगा स्विच ब्लॉक के बाहर कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके इसलिए हम लोग ब्रेक कीवर्ड लगाते हैं। अब ऑफ में कोई ऐसी वैल्यू नहीं आती है, किसी ऑफ में वैल्यू यूजर ने मान लो दे दिया मॉड्यूलस, ऑफ में वैल्यू यूजर ने मॉड्यूलस दे दिया, मॉड्यूलस का कोई केस बनाया नहीं मैंने, तो क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट केस चल जाएगा। यदि कोई भी मैचिंग केस नहीं मिलता, इस ऑफ की वैल्यू ऐसी आती है जिसके करेस्पॉन्डिंग कोई मैचिंग केस नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाता है और लिख के आ जाएगा रॉन्ग इनपुट। अदरवाइज इनमें से कोई सा भी यदि केस मैच करता है और आपने ब्रेक लगाया हुआ हर जगह, तो बस उस केस को चला के कंट्रोल बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाते हैं। तो ऐसे डिफरेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग स्विच केस से बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है? ओके दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट। कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाते हैं। तो ऐसे डिफरेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग स्विच केस से बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है? ओके दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।